हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। हाल ही में आई एक तेलुगु मर्डर मिस्ट्री फिल्म को जिसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट। ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो कहानी की शुरुआत होती है दिव्या नाम की एक लेडी से जिसके हाथ में उसका छोटा बच्चा होता है। दिव्या अपने हस्बैंड जयराम से पूछती है कि इतने रात को तुम कहाँ जा रहे हो, तो जयराम उसे कोई जवाब नहीं देता। इससे दिव्या भड़क जाती है और जयराम पर चिल्लाने लगती है। वो कहते हैं कि तुम्हारा जब दिल करे घर आते हो, जब दिल करे चले जाते हो, मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझते क्या तुम। इस पर जयराम दिव्या के हाथ में एक साइकेट्रिस्ट का कार्ड थमा देता है और कहता है कि तुम इस डॉक्टर से जाकर मिलो। दिव्या कहती है कि तुम समझते क्या हो, मैं पागल हूँ। ठीक है, मैं डॉक्टर के पास चली जाऊंगी, मगर तुम किसके साथ रंगरलिया मनाने जाओगे, मुझे तुम्हारी हरकतों का अच्छे से पता है। ऐसे में दोनों मियाँ बीवी के बीच लड़ाई होने लगती है और उन्हें लड़ता देख उनकी काम वाली लक्ष्मी दिव्या से कहती है कि मैडम आप शांत हो जाइए। ये सुनते दिव्या लक्ष्मी के गाल पर एक जोरदार चाटा मार देती है और बदले में जयराम दिव्या को चाटा मारता है। फिर जयराम अपने काम से बाहर चला जाता है और दिव्या अपने कमरे में चली जाती है। वहीं लक्ष्मी घर के काम में लग जाती है। फिर कुछ देर बाद लक्ष्मी को दिव्या के बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो दिव्या को बुलाने जाती है ताकि वो बच्चे को खाना खिला दे, लेकिन दिव्या का कमरा खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ दिव्या ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। फिर लक्ष्मी सीधा पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म करती है, जिस पर विक्रम नाम का पुलिस वाला अपनी टीम के साथ छानबीन करने दिव्या के घर आता है। तब लक्ष्मी विक्रम को दिव्या का कमरा दिखाती है। इसके बाद विक्रम कमरे की बारीकी से तलाशी लेता है और तलाशी में उसे दिव्या के कमरे के फर्श से एक छोटा सा जेम स्टोन का टुकड़ा मिलता है। वही जेम स्टोन जिसे अंगूठी, इयरिंग वगैरह में लगाते हैं। फिर विक्रम लक्ष्मी से दिव्या के हस्बैंड का नाम और बाकी की कुछ डिटेल्स के बारे में पूछता है। तभी उसकी नजर लक्ष्मी के गाल पर पड़े निशान पर जाती है और तब लक्ष्मी उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि कैसे दिव्या ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा था। और जयराम के बारे में पूछने पर लक्ष्मी कहती है कि वो तो एयरपोर्ट गए हैं, शायद उनकी मुंबई में किसी से मीटिंग है। तब विक्रम अपने कांस्टेबल से कहता है कि वो किसी को एयरपोर्ट भिजवा कर जयराम को वापस बुलवा ले। साथ ही वो लक्ष्मी को बताता है कि तुम्हारी मैडम ने खुदकुशी नहीं की, उसे किसी ने मारा है। और जानकारी मांगने पर लक्ष्मी बताती है कि दिव्या की कोई फैमिली ही नहीं है, वो तो बचपन से अनाथ है। वही जयराम का आदित्य नाम का एक भाई है। अब अगले सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो हाथ में गन लिए किसी को ढूंढ रहा था। उसी वक्त एक गुंडा उस बंदे के माथे पर बंदूक तान देता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जयराम का छोटा भाई आदित्य था। असल में आदित्य NIA की ट्रेनिंग ले रहा था, ये उसी की प्रैक्टिस चल रही होती है। इसी बीच पुलिस आदित्य को कॉल करके उसकी भाभी दिव्या के बारे में खबर देती है और दिव्या की मौत का सुनते ही आदित्य उसके घर जाने लगता है। फिर अपनी भाभी की लाश को देखकर आदित्य पूरी तरह हिल जाता है और विक्रम भी उससे सवाल जवाब करने का ट्राई करता है। वो पूछता है कि जब दिव्या ने खुदकुशी की तो उस समय तुम कहाँ थे। आदित्य कहता है कि मैं फिलहाल NIA की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो मैं उसी में बिजी था। फिर विक्रम आदित्य को भी वही बात बताता है कि दिव्या ने अपनी जान नहीं दी बल्कि उसे किसी ने मारा है, क्योंकि अगर उसने अपनी जान दी होती तो अब तक उसके चेहरे का रंग बदल चुका होता और पंखे से लटकने के लिए उसने रस्सी का इंतजाम कैसे किया। वो साड़ी या दुपट्टा भी तो यूज कर सकती थी। साथ ही दिव्या की गर्दन पर कुछ चोटें लगी थी और उसके पैर पर एक जख्म था, जबकि कुर्सी पर खून के कोई भी निशान नहीं थे, यानी मरने से पहले उसकी किसी से हाथापाई हुई होगी। और देखने से ऐसा लगता है कि मानो किसी ने दिव्या को मारकर इसको खुदकुशी का नाम देने की कोशिश की है। तब लक्ष्मी कहती है कि कुछ देर पहले जयराम सर घर आए थे, फिर वापस चले गए। इतने में वहाँ जयराम आ जाता है और विक्रम को देखते ही उससे पूछता है कि क्या बात है सर, कल मेरी मुंबई में मीटिंग है। तब विक्रम उसे बताता है कि आपकी बेबी की मौत हो गई है। ये सुनते ही जयराम जब ऊपर जाने लगता है तो विक्रम उसे रोकते हुए कहता है कि जब तक फोरेंसिक वाले नहीं आ जाते आप ऊपर नहीं जा सकते। फिर वो जयराम को वही बताता है कि दिव्या को किसी ने मारा है। इसके बाद वो पूछता है कि लक्ष्मी ने कहा आप कुछ देर पहले घर आए थे। तो जयराम कहता है कि सर मैं कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स घर पर ही भूल गया था, उन्हीं को लेने वापस आया था। उन्हें लेते ही मैं यहाँ से चला गया। अब यहाँ विक्रम को जयराम पर शक होता है तो वो कहता है कि तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का ऑलरेडी झगड़ा चल रहा था, तो शायद कहा सुनी हो गई होगी और तुमने उसे मार दिया। इस पर लक्ष्मी का भी यही कहना था कि उसने जयराम को बस घर आते देखा था, वापस जाते समय नहीं देखा। तब जयराम कहता है कि सर आप CCTV चेक कर सकते हो। एंट्रेंस का CCTV फुटेज चेक करने पे जयराम की बात वाकई में सच निकलती है। वो एयरपोर्ट से घर आया था और तुरंत अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर वापस चला गया था और इतने से समय में दिव्या को मारना मुमकिन नहीं था। फिर विक्रम के शक की सुई लक्ष्मी की तरफ मुड़ती है। वो लक्ष्मी से पूछता है कि जब भी घर में कोई ऐसी घटना होती है तो लोग अक्सर अपने मालिक को कॉल करके खबर करते हैं, फिर तुमने पुलिस को सीधा कॉल कैसे किया। लक्ष्मी बताती है कि उसने जयराम को पहले ही कॉल करके खबर कर दी थी। तब वो एयरपोर्ट पर था और जयराम ने ही लक्ष्मी से कहा था कि वो पुलिस को इस बात की खबर कर दे। उसे डर था कि अगर वो ऐसे में घर आता तो पुलिस उसी पर शक करती, क्योंकि उसी दिन उसका और दिव्या का झगड़ा भी हुआ था। इसके बाद जयराम विक्रम से कहता है कि अक्सर मेरी और दिव्या की लड़ाई हुआ करती
थी और आज मैंने उस पर गुस्से में हाथ भी उठा दिया था। शायद इसी वजह से उसने खुदकुशी की होगी। फिर यहाँ थोड़ी ही देर में विक्रम को पता चलता है कि जयराम और लक्ष्मी के बीच चक्कर चल रहा था और वो दोनों से पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने के लिए मिलकर दिव्या को मार डाला ना? तब दोनों कहते हैं कि नहीं सर, हमने दिव्या को नहीं मारा। इसी बीच विक्रम की नजर घर में लगे एक फोटो पर जाती है। उसमें विक्रम के साथ कोई और औरत और बच्चा था। लक्ष्मी बताती है कि सर, ये जयराम की पहली पत्नी है जिसकी कैंसर से मौत हो गई थी और ये इन दोनों का बेटा विनोद है जो अभी ऊपर वाले कमरे में है। फिर ऊपर जाने पर विक्रम देखता है कि विनोद कुछ स्केचेस बना रहा था और विनोद का चाचा आदित्य विक्रम को बताता है कि विनोद एक स्पेशल चाइल्ड है। अपनी माँ को खोने के बाद उसने सभी से बात करना बंद कर दिया। बस वो अब अपने कमरे में रहकर स्केचेस बनाता है। फिर विक्रम विनोद से प्यार से सवाल करने की कोशिश करता है कि इतनी रात हो गई है बेटा, फिर भी तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? तब विनोद बताता है कि मुझे बाहर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मैं जग गया। मैंने बाहर जाकर देखा तो हॉल में कोई नहीं था, फिर मुझे नींद ही नहीं आई। इसके बाद विक्रम नीचे आ जाता है और लक्ष्मी से कहता है कि मुझे शुरू से ही शक था कि तुम में से ही कोई जरूर कुछ छुपा रहा है। और लक्ष्मी, तुमने कहा था कि तुम किचन में काम कर रही थी, जबकि विनोद ने बताया कि हॉल में उसे बच्चे के रोने की आवाज आई और तब बाहर कोई भी नहीं था। जिस पर लक्ष्मी कहती है कि बाहर बारिश होने लगी तो सर मैं अपनी बेटी को देखने घर चली गई थी और मेरा घर यही पास में है। फिर जब मैं वापस लौटी तब तक ये सब कुछ हो चुका था। फिर विक्रम लक्ष्मी की बेटी मनसा को पूछताछ करने के लिए बुलाता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन सी क्लास में हो? मनसा बताते है कि वो 9th क्लास में पढ़ती है। तब विक्रम उसे कहता है कि क्या तुम जानती हो दिव्या मैडम को किसने मारा है और इसका सारा शक तुम्हारी माँ पर जा रहा है। सच सच बताओ मनसा, तुम्हें क्या लगता है किसने मारा होगा दिव्या मैडम को? तब मनसा कहते कि नहीं सर, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर विक्रम कहता है कि इसका मतलब उनको तुमने मारा है ना मनसा? बताओ क्यों मारा उनको? ये सुनते सभी शॉक्ड हो जाते हैं और विक्रम से कहते हैं कि वो बच्चे से ऐसे सवाल कैसे पूछ सकता है। विक्रम कहता है कि यही सच है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। इसके बाद विक्रम उन्हें दिव्या के कमरे से जो जेम स्टोन का टुकड़ा मिला था वो दिखाता है। असल में वो जेम स्टोन का टुकड़ा मनसा की इयररिंग का था। उसे मनसा की गर्दन पर ठीक वैसे निशान भी नजर आते हैं जैसे दिव्या के गले पर थे। लक्ष्मी कहते कि सर, मेरी बेटी ने कुछ भी नहीं किया, उसका इसमें कोई हाथ नहीं और दिव्या मैडम को मैंने मारा है। तभी मनसा कहती है कि सर नहीं, दिव्या मैडम को मैंने मारा है। हुआ यूँ था कि जब लक्ष्मी मनसा को देखने अपने घर गई थी तब उसने उसे कहा था कि तुम दिव्या मैडम के घर जाकर उनके बेबी को देखाओ, वो रो तो नहीं रहा। तब मनसा भागकर दिव्या के बेबी को देखने आती है और उसे खिलाने लगती है। तभी दिव्या लक्ष्मी को आवाज लगाती है पर मनसा उसके सामने आ जाती है, जिस पर दिव्या कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी माँ कहाँ मर गई? अब देख क्या रही हो, आकर इसे साफ करो। दरअसल दिव्या के हाथ से पानी का गिलास फिसल कर गिर गया था। तब मनसा उसी को साफ कर रही होती है। इसी दौरान दिव्या लक्ष्मी और मनसा दोनों को बुरी तरह लताड़ती है कि हमेशा तुम दोनों माँ बेटी मेरे घर में पड़ी रहती हो, तुम दोनों को कोई शर्म नहीं है वगैरह वगैरह। इतना ही नहीं, वो तो ये तक कह देती है कि तुम्हारी माँ तो किसी के साथ सोकर भी पैसे कमा सकती है और फिर मनसा को वो लात भी मारती है। तब मनसा भी मुड़कर दिव्या को एक तमाचा लगाती है और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। तब मनसा दिव्या को जोर से धक्का देती है और उसका सर जाकर दीवार से टकरा जाता है और वही दिव्या की मौके पर मौत हो जाती है। फिर कुछ देर बाद लक्ष्मी अपने घर से आती है और दिव्या के कमरे का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो यहाँ मनसा को खूब मारती है कि तूने ये क्या कर दिया। इसके बाद वो दिव्या के खून को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसे पंखे से लटका देती है। अब प्रेजेंट में विक्रम मनसा से बातचीत करके कुछ और जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है। तब उसे पता लगता है कि मनसा और लक्ष्मी जयराम के घर से थोड़ी ही दूर एक झोपड़ी में रहते थे और मनसा के स्कूल में उसके क्लासमेट्स हमेशा उसके फादर को लेकर उसे चिढ़ाते रहते थे। कहते थे कि हमने सुना है कि तुम्हारे पापा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम बिना अपने पापा के कैसे पैदा हो गई। इसी कारण मनसा लक्ष्मी को हमेशा उसके पापा के बारे में पूछती रहती है पर लक्ष्मी उसे कुछ भी नहीं बताती थी। फिर एक दिन मनसा के सवालों से तंग आकर लक्ष्मी को उसे सच बताना पड़ा कि जयराम ही उसके पापा हैं। ये बात जानकर मनसा बहुत खुश हुई थी और वो जयराम के घर को खुद का घर समझने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ दिव्या लक्ष्मी को हमेशा भला बुरा सुनाती रहती थी और वो चाहे कितना ही अच्छा काम क्यों न करे, दिव्या हमेशा उसके काम में नुक्स निकालती रहती थी। ये सब देखकर मनसा के दिल में दिव्या के लिए नफरत बढ़ने लगी थी। फिर मनसा विक्रम को ये भी कहती है कि वो डायन हमेशा हमें कुत्तों की तरह देखती थी, लेकिन मेरी माँ सिर्फ मेरे कारण ये सब सह रही थी। अब सुबह होने के बाद विक्रम दिव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने हॉस्पिटल जाता है और यहाँ डॉक्टर विक्रम को पहले से जानता था और वो कहता है कि रिपोर्ट्स आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। फिर डॉक्टर विक्रम को ये भी बताता है कि पुलिस की थ्योरी के हिसाब से दिव्या की मौत सर पे चोट लगने से हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स में बस एक माइनर डैमेज आया है, इससे किसी भी इंसान की मौत नहीं हो सकती। और हैरानी की बात तो यह है कि दिव्या की लाश से एक रेयर ड्रग पाया गया है और नॉर्मल पोस्टमार्टम में ये बात पता नहीं चलती, पर मैंने दिव्या के ब्लड सैंपल पुणे भेजे थे, वहाँ से मुझे ये बात पता लगी। ये सुनकर विक्रम और आदित्य दोनों चौंक जाते हैं और जयराम भी ये खबर सुन के हैरान था। वहीं विनोद इस बात को सुनते ही तुरंत अपने कमरे में चला जाता है। फिर वो खुद को अलमारी में लॉक कर लेता है। इसके बाद जब विक्रम विनोद के रूम की तलाशी लेता है तो उससे एक कबर्ड नहीं खुलता और वो जयराम से अलमारी की चाबी का पूछता है, मगर जयराम को भी उस अलमारी की चाबी का नहीं पता होता। हालांकि विक्रम को किसी तरह खबर लगती है कि उसी कबर्ड को विनोद रोज खोलता था और उसे लगा कि शायद उसके अंदर विनोद की मरी हुई माँ की कुछ यादें होंगी। तभी इत्तेफाक से कबर्ड की चाबी विनोद की
उसकी माँ की फोटो के पीछे मिलती है और वाकई में उसके अंदर विनोद की माँ से जुड़ी ढेर सारी चीजें होती हैं। वहीं अलमारी से किसी दवाई की शीशी भी मिलती है। तब विक्रम जयराम को वो दवाई पीने के लिए कहता है, जिस पर वो मना कर देता है। हालांकि वो जैसे तैसे वो दवाई पीने ही वाला होता है कि विनोद अलमारी से बाहर आकर उसके हाथ से वो दवाई नीचे गिरा देता है। ये देख विक्रम विनोद को पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या छुपा रहे हो तुम। इस पर विनोद कहता है कि जब वो बेबी रो रहा था तब विनोद ने नीचे जाकर उसे चुप कराने की कोशिश की थी। उसी समय दिव्या ने लक्ष्मी को पानी के लिए आवाज लगाई थी और तब विनोद ने जूस में ये दवाई मिला दी और जाकर दिव्या को देने लगा। दरअसल विनोद को भी दिव्या पसंद नहीं थी क्योंकि वो अपनी माँ की जगह किसी और औरत को देना नहीं चाहता था और जयराम के उसकी पहली बीवी यानी विनोद की माँ से भी रोज झगड़े होते थे। तब एक दिन उसने जहर की बोतल लाकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। हालांकि जयराम ने उसे ऐसा करने से रोक लिया था और इसी जहर की बोतल को विनोद ने अपने कबर्ड में जाकर छुपा दिया था ताकि उसकी माँ दोबारा खुद को मारने की कोशिश न करे। हालांकि कुछ समय बाद उसकी माँ की कैंसर से मौत हो गई थी। इसी के बाद जयराम ने दिव्या से शादी कर ली, मगर इन दोनों के बीच का रिश्ता भी धीरे धीरे लड़ाई झगड़ों में बदल गया था और विनोद को बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि दिव्या उसके पापा से लड़ाई करती रहे। अब प्रेजेंट में पुलिस विनोद को हिरासत में लेकर जुवेनाइल होम भेज देती है और फिर पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर का विक्रम को कॉल आता है। डॉक्टर विक्रम को तुरंत हॉस्पिटल बुलाता है और यहाँ आदित्य विक्रम के आने से पहले ही हॉस्पिटल में मौजूद था। तब डॉक्टर उन दोनों को एक दवाई दिखाकर बताता है कि इससे इंसान की मौत नहीं हो सकती, ज्यादा से ज्यादा उसे लूज मोशन या उल्टियाँ हो सकती है और दिव्या की लाश से जो रेयर ड्रग पाया गया था वो ये दवाई नहीं बल्कि एक स्लो पॉइजन है। इंसान की बॉडी में जाने के बाद तकरीबन 5 घंटे बाद वो पॉइजन उसे मारता है और उस किलर ने इस ड्रग का इस्तेमाल किया, यानी कि वो बेहद शातिर है। तभी जयराम विक्रम को कॉल करके अपने घर बुलाता है और उसके घर में उसका पड़ोसी आया था। जयराम का पड़ोसी विक्रम को बताता है कि सर, जब मैं कहीं बाहर जा रहा था तब मैंने जयराम के घर में किसी मास्क वाले शख्स को घुसते हुए देखा था। इसके बाद वो उन सबको अपने घर के साइड की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और फुटेज में वो लोग देखते हैं कि कोई मास्क वाला बंदा रात को जयराम के घर की दीवार फांद कर दिव्या के कमरे में एंटर हुआ था। ये देखकर विक्रम हैरान हो जाता है और वो केस की हर एंगल से जांच शुरू कर देता है। साथ ही वो आदित्य, जयराम, लक्ष्मी और उस पड़ोसी सभी पर अपनी नजर बनाए रखता है। फिर पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर विक्रम को वापस हॉस्पिटल बुलाता है। असल में हॉस्पिटल का एविडेंस रूम जल चुका था और सारे एविडेंस को मिटा दिया गया था। तब विक्रम एविडेंस रूम की छानबीन करता है और तब उसके हाथ एक सबूत लगता है। फिर विक्रम अपने कांस्टेबल से कहता है कि खूनी का पता चल गया है, वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य है, क्योंकि विक्रम को वहाँ से आदित्य का जला हुआ आईडी कार्ड मिला था। फिर विक्रम छिपकर आदित्य के घर जाने लगता है और उसके घर पर इन्वेस्टिगेशन की बुक्स पड़ी होती है और वो टीवी पर साइको किलर की मूवी ही देख रहा होता है। ये सब बातें विक्रम को अजीब लगती है। हालांकि उसे सारे घर में आदित्य कहीं नहीं मिलता और वो ऊपर वाले कमरे में छुपा हुआ था। तब यहाँ विक्रम और आदित्य के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और यहाँ विक्रम का कांस्टेबल उसे बचाने के बजाय उसी के सर पर वार कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आदित्य ने विक्रम को कुर्सी से बांध दिया है और वो उसे कहता है कि बड़ी मुश्किल से तुम हाथ लगे हो विक्रम, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इस केस को सॉल्व कर दोगे, मगर तुम बहुत तेज निकले। लेकिन तुम्हें एक सच बताऊं, दिव्या को मैंने नहीं मारा। उसका असली कातिल का नाम सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वो कातिल तुम ही हो विक्रम। तुम ही ने दिव्या का खून किया है। पहले तो मुझे लगा था कि घर के ही किसी बंदे ने दिव्या को मारा होगा, पर मैं भी अपनी तरफ से इस केस की पूरी तरह छानबीन करने में लगा था। फिर उस मास्क वाले बंदे की फुटेज देखकर मुझे यकीन हो गया कि खूनी घर का नहीं कोई भारी आदमी है। और सबसे पहले तो मैं दिव्या के गाँव उसके बारे में पता करने गया था। तब वहाँ एक औरत ने मुझे दिव्या से जुड़ी कुछ चीजें दी। उन चीजों में से मुझे एक लेटर मिला जिसके नीचे तुम्हारा नाम लिखा हुआ था विक्रम। तब मैं समझ गया कि तुम दिव्या को पहले से जानते थे और हम सबको बेवकूफ बना रहे थे। मैंने तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया और एक दिन तुम वॉच के स्टोर में गए थे। तब मैंने एक और बात नोटिस की, तुमने वॉच पहन रखी थी, फिर भी तुम टाइम देखने के लिए बार बार दीवार पर लगी वॉच की तरफ देख रहे थे, यानी तुम्हारी घड़ी बंद हो गई थी। और तुम्हारे जाते ही मैं उस शॉप के अंदर गया था। तब मुझे पता चला कि तुम अपनी घड़ी ठीक करवाने आए थे और फुटेज में जो जगह नजर आई थी जहाँ से वो मास्क वाला बंदा दिव्या के घर में घुसा था, मैंने वहाँ भी जाकर कुछ जांच की। उस जगह से मुझे तुम्हारी वॉच का क्राउन मिला, यानी वो जो घड़ी के साइड में छोटा सा क्राउन होता है वही, जिससे टाइम सेट किया जाता है। फिर आदित्य विक्रम से कहता है कि मैंने तुम्हारे उस वॉच के क्राउन को लैब में भिजवा दिया था, जिससे प्रूव हो गया कि वो तुम्हारी घड़ी का क्राउन था और सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं विक्रम। तुमने सोचा होगा कि तुम इस केस का इल्जाम दिव्या के घर के किसी इंसान पर डाल दोगे, मगर जब मेरी एंट्री हुई तो तुम्हारा दिमाग घूम गया। तुमने झूठे सबूत दिखाकर इल्जाम मेरे सर पर डालने की कोशिश की और तुम्हारे बारे में मैंने पहले ही कांस्टेबल को सब कुछ बता दिया था और ये भी कहा था कि अगर विक्रम मुझे फंसाएगा तो तुम समझ जाना कि कातिल विक्रम ही है। और देखो तुमने वही किया। साथ ही तुमने हॉस्पिटल के एविडेंस रूम में आग लगाकर जानबूझकर वहाँ मेरे खिलाफ सबूत छोड़े और फिलहाल तुम NIA ऑफिस पे लाइव नजर आ रहे हो, तो झूठ बोलने की बिल्कुल कोशिश मत करना। बताओ तुमने दिव्या को क्यों मारा। ये सब सुनकर विक्रम अपनी स्टेटमेंट देना शुरू करता है और बताता है कि विक्रम का बचपन मुश्किलों से भरा हुआ था। विक्रम अपने परिवार के साथ झुग्गी में रहता था, मगर लाख मुश्किलें आने के बावजूद विक्रम ने कभी अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि वो छुट्टी वाले दिन खेल कूद करने की बजाय होटल में जाकर काम करता। इसी बीच विक्रम की माँ की मौत हो जाती है और कुछ दिनों बाद उसकी लाइफ में दिव्या आती है, जिससे उसकी जिंदगी खुशनुमा हो जाती है। उसी दौरान उसका पुलिस में भी सिलेक्शन हो जाता है और विक्रम और दिव्या की खुशी का कोई ठिकाना
जाना नहीं था। फिर विक्रम यहाँ से अपने ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद चला जाता है और जी तोड़ मेहनत करके आखिरकार वो एक पुलिस वाला बन जाता है। तब वहाँ विक्रम का जोश और उसका कैरेक्टर देख कर आईजी उसके सामने अपनी बेटी से शादी करने का प्रस्ताव रखता है और विक्रम को समझ नहीं आता कि वो अपने प्यार को चुने या अपनी नौकरी बचाए। तो आखिर में विक्रम अपनी नौकरी को चुनता है जो उसने बड़ी ही मेहनत से हासिल की थी। फिर वो दिव्या को लेटर लिख कर सब कुछ बताता है, साथ ही वो आईजी की बेटी से शादी भी कर लेता है। हालांकि विक्रम को तभी से लगने लगा था कि उसने दिव्या को धोखा दिया है। फिर एक दिन विक्रम कुछ ड्रग डीलर्स को पकड़ता है और उसकी खबरें न्यूज चैनलों पर दिखाई जाती है और दिव्या विक्रम को देखकर उसे कॉल करती है और रोते हुए पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया विक्रम। उसी दिन के बाद से वो हर रोज विक्रम को कॉल करने लगी थी और दिव्या हमेशा विक्रम को कॉल करके अपने दुखों के बारे में बताती रहती थी। फिर धीरे धीरे उसका रोना धमकियों में बदल गया और वो उसे कहती है कि अगर तुम मेरे घर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, जिससे तुम्हारी बीवी को सब कुछ पता चल जाएगा कि हम दोनों का पास्ट में क्या था। तब रोज रोज दिव्या की धमकियों से परेशान होकर विक्रम ने उसे मारने का प्लान बनाया। क्योंकि विक्रम ने ड्रग डीलर्स को पकड़ा था तो वही ड्रग्स पुलिस स्टेशन के एविडेंस रूम में पड़े थे। तब विक्रम ने थोड़ा सा ड्रग अपनी वॉच की क्राउन की मदद से चुरा लिया। फिर वो रात को खिड़की से कूदकर दिव्या के कमरे में जाता है और दिव्या विक्रम को देखकर उसे रोते हुए गले लगा लेती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए विक्रम दिव्या में वो ड्रग्स इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में कुछ वक्त बिताते हैं। फिर विक्रम जब वहाँ से जा रहा होता है तो दिव्या उसे कहती है कि क्या तुम हमारे बच्चे को नहीं देखोगे विक्रम। ये सुनते विक्रम के होश उड़ जाते हैं। अब तक उसे लग रहा था कि उसने सिर्फ दिव्या को धोखा दिया है, पर अब वो अपने बच्चे का भी कसूरवार बन गया था। अब प्रेजेंट में जब पुलिस विक्रम को अरेस्ट करके ले जा रही होती है तो उसे जीप में दिव्या नजर आती है, यानी विक्रम उसे इमेजिन कर रहा था। दिव्या उसे कहती कि काश हमने शादी की होती तो हमारी जिंदगी आज कुछ और ही होती, जो सुनकर विक्रम इमोशनल हो जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।